नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। हालांकि इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं जिसमें रिप्रोडक्शन से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही दिया गया है, इसी चैप्टर में दिया गया है, इसलिए हम उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं जिसमें एक क्वेश्चन और उनके 4 ऑप्शंस होंगे। उन चारों ऑप्शंस को भी ठीक से समझा जाएगा और साथ ही साथ इसमें जो भी क्वेश्चंस है रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान से देखना है और आपको याद रखना है। तो चलिए, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। 23 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं और लगभग 100 के आसपास हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उसके आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है? ये क्वेश्चन RRB NTPC में 2016 में पूछा जा चुका है। देखिए, कैंसर की ऊतक की जांच के लिए बायोप्सी किया जाता है। ये बायोप्सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें बायोस्कोपी, कैलेडोलॉजी और रेडियोग्राफी का, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बायोप्सी। कैंसर के ऊतकों का जाँच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे जो बायोप्सी है इसका उपयोग क्या होता है? बायोप्सी के द्वारा कैंसर के ऊतकों का जांच किया जाता है। बात करें बायोस्कोपी का, तो ये बायोस्कोपी के द्वारा जो है यह पता किया जाता है कि शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी कोशिकाएं जीवित है और कौन सी कोशिकाएं मृत है, उसके लिए हम बायोस्कोपी किया जाता है। बात करें रेडियोग्राफी की, तो ये एक इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से यानी कि एक्सरे के माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों के संरचनाओं को देखा जाता है ताकि इसमें किसी प्रकार की विकृति ना हो, किसी प्रकार अगर कोई रोग हो तो उसका पता लग जाए, इसलिए रेडियोग्राफी किया जाता है। ये एक तरह से एक्सरे का ही एक विस्तृत रूप है ये रेडियोग्राफी। और ये बायोस्कोपी है, ये शरीर के अंदर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए कि जीवित है या मृत, यानी कि कार्य कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है उसके लिए। और बायोप्सी का उपयोग किया जाता है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए। तो इसीलिए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोप्सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी ब्लॉट, यानी कि इसे ब्लॉट भी कह सकते हैं, पश्चिमी ब्लॉट डैश के नैदानिक परीक्षण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो पश्चिमी ब्लॉट है वो किसके लिए टेस्ट किया जाता है, ये परीक्षण यानी टेस्ट किया जाता है। आपको ध्यान होगा कि अगर हम शुरुआत के 2-4 क्लास किए थे तो उसमें हम एड्स के बारे में जान रहे थे और वहाँ पे बताए थे कि एड्स के रोग के जांच के लिए 3-4 प्रकार का जांच होता है, जिसमें एक ये पश्चिमी ब्लॉट भी था। तो वही इसका सही आंसर जो है HIV हो जाएगा। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है, शरीर में अगर ये HIV फैल जाए तो उसके वजह से एड्स हो जाता है, AIDS, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो नष्ट हो जाता है और उसका शरीर जो है वो छोटे मोटे बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता है। तो पश्चिमी ब्लॉट जो है वो HIV यानी कि एड्स के उपचार के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसमें ये पश्चिमी ब्लॉट शामिल है। और कौन कौन से टेस्ट है? सबसे फेमस टेस्ट है एलिसा टेस्ट, उसके बाद पश्चिमी ब्लॉट टेस्ट, और एक टेस्ट होता है जो सभी प्रकार के जो विषाणु से संबंधित रोग हैं, जैसे कि इसे वायरल मार्कर टेस्ट कहा जाता है, उसके माध्यम से जितने भी विषाणु जनित रोग हैं उन सब के बारे में भी पता लगाया जाता है। हालांकि वह क्वेश्चन आपको वायरल मार्कर टेस्ट से कहीं नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एलिसा टेस्ट से और ये पश्चिमी ब्लॉट टेस्ट से। तो ये जो है HIV एड्स से संबंधित है। बात करें प्लेग का, तो ये प्लेग जो है खास करके चूहों से फैलता है, ये भी एक विषाणु जनित रोग है। इसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि ये महामारी का रूप ले लिया था एक समय में। उसके बाद करें कुष्ठ रोग की, तो ये कुष्ठ रोग जो है किसी एक अंग को प्रभावित करता है, अंग में विकृति आ जाती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या फिर उसकी वृद्धि विकास एकदम से रुक जाता है। ये काफ़ी ख़राब टाइप का बीमारी कह सकते हैं। टाइफाइड की बात करें तो ये एक प्रकार का बुखार है जो कि गलत खान पान के कारण जो है ये हो जाता है, जिसका कारण है साल्मोनेला टाइफी। इस जो सूक्ष्म जीव है उसके वजह से होता है। इसमें आंत प्रभावित होता है, यानी छोटी आंत, बड़ी आंत या आमाशय, यानी कि पाचन तंत्र इससे प्रभावित होता है, क्योंकि गंदा पानी, या गंदा पानी तो नहीं कर सकते, आजकल तो कोई गंदा पानी पीता नहीं है, लेकिन फिर भी संक्रमित पानी या भोजन जो है 2-4 दिन का भोजन हो, जैसे कि हर कोई कहीं ना कहीं देखा होगा कि ठेले पे जो है अगर एक दिन का सामान बच जाता है फिर दूसरे दिन उसका उपयोग किया जाता है बार बार उसको गर्म करके, तो ये सब उसका मुख्य कारण हो सकता है। क्योंकि घर में तो कोई भी आजकल 1 से 2 टाइम का खाना नहीं खाता, यानी कि एक टाइम बनाया तो दूसरा तीसरा टाइम तक ख़त्म ही कर देता है, यानी कि उसको अधिक दिन तक रख के तो नहीं खाता। लेकिन जो बाहर जो लोग खाते हैं फास्ट फूड वगैरह, तो उनमें खास करके चांस रहता है ज़्यादा टाइफाइड नामक ये रोग होने का। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो पश्चिमी ब्लॉट का हो जाएगा वो हो जाएगा HIV। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है
टीबी के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? देखिए टीबी के जो है जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ठीक है, और ये फैलता किस वजह से? ये ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है, यानी कि ये जीवाणु की वजह से फैलता है। और टीबी को यक्ष्मा भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं। तो इस टीबी के विरुद्ध जो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है वो होता है BCG, जिसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। ये जो है खास करके बच्चों को ये वैक्सीन दिया जाता है ताकि बच्चों में आगे चल के टीबी का जो विषाणु है, ये माइकोबैक्टीरियम है, वो शरीर पे प्रभाव न जमा पाए और वो शरीर में आते ही नष्ट हो जाए। तो इसलिए BCG का टीका बचपन में ही दिया जाता है, जिससे उसके अंदर जो है प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाए टीबी के जो बैक्टीरिया है यानी माइकोबैक्टीरियम है उसके विरुद्ध लड़ने के लिए, ठीक है। और इसका खोज किसने किया था इस टीबी वैक्सीन का? तो ये बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन जो है इसका खोज किया था, तो उसी के नाम पे ये बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन रखा गया है। बात करें DPT का, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिप्टेरिया, पर्टुसिस और टिटनस, यानी पर्टुसिस को काली खांसी भी कहते हैं। ये भी बचपन में दिया जाने वाला एक वैक्सीन है जिससे बच्चों में आगे जा कर के ये काली खांसी, डिप्टीरिया, टिटनस ना हो। HIV तो आप देख ही लिए हैं, ये HIV नहीं भी होना चाहिए था, और वेरिसेला इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि टीबी के लिए मुख्यतः वैक्सीन दिया जाता है BCG, और DPT भी दिया जाता है बचपन में ही ताकि इससे डिप्टीरिया, पर्टुसिस यानी काली खांसी और टिटनस से बचा जा सके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है तपेदिक डैश की एक बीमारी, तपेदिक जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TB कह लेते हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस या यक्ष्मा भी कह लेंगे। तो ये खास करके फेफड़े, यहाँ पे फेफड़ा तो है नहीं, यहाँ पे केकड़ा हो गया, गलत हो गया, यहाँ हो जाएगा फेफड़ा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा फेफड़ा। यानी कि TB जो है वो फेफड़ा का संबंधित बीमारी है। हालांकि ये शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है, लेकिन खास करके ये फेफड़ा को ही प्रभावित करता है। काफ़ी ज़्यादा कफ बनना, ये सब जो है इसमें खांसी होना, और इसका फैलाव काफ़ी थूकने से, किस से, या फिर सांस के माध्यम से भी कह सकते हैं कि छींक छाक से भी ये फैलता है। तो ये काफ़ी संक्रमित बीमारी है TB, ठीक है। बात करें यकृत का, तो यकृत जो है वो HIV से प्रभावित होता है, जैसे HIV A B C D करके है। हृदय की बात करें तो ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाता है कोरोनरी आर्टरी जो वगैरह में, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है, तो ये हृदय संबंधित रोग हो गया। अग्नाशय की बात करें तो ये इंसुलिन बनाता है, और इसमें अगर थोड़ी बहुत मात्रा अगर ऊपर नीचे हो गया तो इससे जो है ये पीलिया नामक रोग और मधुमेह, इंसिपिडस मेलेटस नामक जो रोग है वो हो जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि तपेदिक जो है वो खास करके फेफड़े को प्रभावित करता है। यहाँ पे फेफड़ा हो जाएगा, यहाँ पे केकड़ा लिखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि सीरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सीरोसिस रोग जो है वो जिगर को प्रभावित करता है। इसमें होता क्या है, जो हेपेटिक सेल होता है यानी कि जो यकृत की कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तो इससे जो है यकृत काम करना बंद कर देता है। हालांकि शरीर का जो एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे मेन ऑर्गन हेपेटिक यानी कि ये यकृत ही है, अगर ये काम करना बंद कर दे तो बहुत सारे अंगों को प्रभावित कर सकता है। पाचन तंत्र प्रभावित हो जाएगा, साथ ही साथ जो रक्त में है शर्करा वगैरह का जो संतुलन रहता है वो बिगड़ जाएगा, किडनी पे ज़्यादा असर पड़ेगा। इन सब का प्रभाव जो है वो यकृत के खराब होने से हो जाएगा। तो सीरोसिस जो है वो यकृत से संबंधित रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।